हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू आर डूइंग वेल। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में अगर किसी भी प्रॉपर्टी की स्टडी करनी है ना, लाइक आप कुछ भी करना चाहते हो, आप एटॉमिक, आप पीरियोडिक टेबल में आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, एनीथिंग, कहीं ना कहीं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का रोल ज़रूर आ जाएगा। एटॉमिक रेडियाई के बारे में, रेडियाई ऑफ ऑल द टाइप ऑफ एटम्स, मेटेलिक, कोवलेंट, वेंडरवॉल, ये बहुत तरह की रेडियाईज होती हैं। सो वी हैव टू डिस्कस और वी हैव टू स्टडी दीज द पीरियोडिसिटी और द पीरियोडिक ट्रेंड इन द पीरियोडिक टेबल. First of all, we have to discuss about effective nuclear charge. I have also discussed this effective nuclear charge. Once more time I am going to discuss it. Effective nuclear charge. Effective nuclear charge, what do you mean by the effective nuclear charge? I have discussed it, all the things. That this is Z, number of protons equal to atomic number. And this sigma is basically screening constant or shielding constant. This sigma is called screening constant or shielding constant. For 1s orbitals, like if generally जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके लिए 0.35 उसका कंट्रीब्यूशन लिया जाता है। सिर्फ 1s ऐसे अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन 1s में हो और 1s की पोजीशन ही सिर्फ 1s से, जैसे हाइड्रोजन या हीलियम, उस कंडीशन पे आपका 1s ही खाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आएगा, देन यू कैन टेक इट एज ए कंट्रीब्यूशन ऑफ 0.30। अदरवाइज ऑलवेज अब चाहे आपके NS NP ऑर्बिटल्स हों और n-1 शेल में हों, n-1 शेल मीन्स आउटर मोस्ट शेल से जस्ट अंदर की शेल, इसे हम कहते हैं पेनल्टीमेट शेल। पेनल्टीमेट शेल में आइदर इट इज S ब्लॉक, P ब्लॉक, S इलेक्ट्रॉन, P इलेक्ट्रॉन, D इलेक्ट्रॉन, वट एवर इट इज, यू जस्ट टेक इट 0.85, ओके। और इस पेनल्टीमेट शेल के बाद जो उसके अंदर की शेल्स हैं, चाहे वो इनर कोर्स, इनर शेल्स जितनी भी हों, उनमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हों, उन सब का कंट्रीब्यूशन, वो किसी के भी हों, S के हों, P के हों, D के हों, किसी के भी हों, उनका कंट्रीब्यूशन यू हैव टू टेक 1.0। ये चीज़ें ऐसे क्लियर नहीं होती हैं जब तक कि आप इसको निकालना ना सीख लें और कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस ना कर लें। चलिए देखते हैं, हम एक ग्रुप में, हम एक पीरियड में इसकी स्टडी करते हैं कि अगर पीरियड के एलिमेंट्स हमें दिए गए हों तो उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं। पीरियड के एलिमेंट्स में लाइक हम एक काम करते हैं, लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन एंड कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन सब की स्टडी कर लेते हैं कि इन सब में Z कैसे, Z स्टार कैसे निकलेगा, Z इफेक्टिव कैसे निकलेगा। जैसे हम लिथियम के, इफ़ आई हैव डिस्कस अबाउट लिथियम, एक एक करके हम लोग करते हैं। लिथियम का पहले डिस्कशन करते हैं। लिथियम का ये 3 होता है, यहाँ पे लिथियम का Z = 3 है। अब 3 ऐसे कैसे वो करेगा, 1s2 2s1, ओके। तो 3 जो आएगा 1s2 2s1 आएगा। और चलिए इसका सिग्मा निकालते हैं। सिग्मा कैसे निकलेगा, देखिए जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है ना, जिसके बारे में निकालते हैं, उसको तो कंसीडर करते नहीं है। अब उसको कंसीडर नहीं करते हैं तो फिर ये बचा, ये आउटर मोस्ट शेल के बाद, हाँ, उसको कंसीडर करते नहीं है। इसमें कोई और इलेक्ट्रॉन है नहीं, 3 लिथियम है, कोई और इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो इट मीन जो जस्ट एंटर अंदर का इलेक्ट्रॉन होगा उसकी वैल्यू तो हम 0.85 से लेंगे ना। आउटर मोस्ट शेल की 0.35 से लेते हैं, लेकिन उसके अंदर वाले की 0.85 से लेंगे, एंड इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 1.70। ये आपका 1.70 होगा, जबकि आपका Z, अब ये आपका सिग्मा कैलकुलेट हो गया। अगर आपका ये सिग्मा कैलकुलेट हो गया तो आप नाउ यू कैन इजीली फाइंड आउट Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, Z माइनस सिग्मा, Z क्या था, Z है 3 और 3 माइनस 1.70 मीन्स इट इज़ 1.3, यानी जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है
वो 1.3 होगा लिथियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर। चलिए नाउ कम टू द बेरिलियम, हम बेरिलियम पर आते हैं। बेरिलियम आपका 4 पे होता है, कोई और अच्छा कलर ले लेते हैं। बेरिलियम आपका 4 पे होता है, Z की वैल्यू यहाँ पे 4 होती है, और इसके लिए हम ले लेते हैं 1s2 2s2। देखिए अब यहाँ पर जो एक 1 इलेक्ट्रॉन, ये जो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन पे तो हम कंसीडर कर ही रहे हैं, उस पर तो हम निकाल रहे हैं, तो उसको तो छोड़ ही देंगे। यानी कि यहाँ पे 2 है तो 2 को नहीं लेंगे, 1 को लेंगे। यहाँ से हम सिग्मा निकालना चाहते हैं, तो आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और 1 इलेक्ट्रॉन के लिए 0.35 आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के लिए होता है। आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के लिए या वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के लिए 0.35 होता है। 1 इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे छोड़ देंगे, हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देंगे, जिस पर हम उसके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को इफेक्ट को देख रहे होंगे उसको छोड़ देंगे, क्योंकि उस पर तो इफेक्ट आ ही रहा है, तो फिर उसको थोड़ी ना कंसीडर करेंगे। एंड उसके बाद अंदर के आपके फिर वही आ गए 2 हैं, और अंदर के 2 हैं, अंदर वाले को हम 0.85 लेंगे। अंदर से अंदर तो यहाँ पे है ही नहीं, जिसके लिए हम 1 लेंगे, राइट। तो पहली दूसरी शेल थी, फिर उसके बाद ये शेल थी। n-1 शेल के लिए हमने 0.85 लिया, n-1 शेल के लिए ये आ गया, तो इट इज़ बिकम 0.35 एंड दिस इज़ 1.70 मीन्स इट इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.05। हाँ, ये सिग्मा की वैल्यू आ गई यहाँ पे। तो यहाँ के लिए Z इफेक्टिव, या यूँ कह लीजिए Z स्टार को हम Z इफेक्टिव या Z स्टार कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। Z माइनस सिग्मा हो जाएगा, Z माइनस सिग्मा, Z इज इक्वल टू 4 माइनस 2.05 मीन्स 1.95। देखिए लगातार इफेक्टिव Z इफेक्टिव लगातार इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पर Z इफेक्टिव आपका 1.3 था, और यहाँ पे Z इफेक्टिव आपका 1.595 है। बोरॉन के लिए ले लेते हैं, बोरॉन आपका 5 आता है, Z इज इक्वल टू 5 है। एक एक करके अगर हम इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम जो होती है वो हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। कई बार इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का एक और कॉन्सेप्ट भी होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये 2 बातें आपको क्लियर हो जाती तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे, इजीली सॉल्व कर लोगे। हमेशा लोग पीरियोडिक टेबल को याद करने की चीज़ें कहते हैं कि अरे याद करते रहो, याद करते रहो। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखिए कॉन्सेप्ट आपको धीरे धीरे वर्क कर रहा है। ये कॉन्सेप्ट है, और ये वर्क जब करेंगे और इनका यूज़ करेंगे आप, जब आप इनका यूज़ करना सीख जाएंगे, इनका एप्लीकेशन सीख जाएंगे, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो दिस इज़ 1s2 2s2 2p1। तो वैलेंस शेल आपका n ये है, n इज इक्वल टू 2 आपकी वैलेंस शेल है। वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स में सिंगल इलेक्ट्रॉन ये p में जा रहा है। लेकिन हमने अभी आपको बताया था कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा उसको तो हम लेंगे नहीं, इस वाले इलेक्ट्रॉन को लेंगे नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप ज़रा समझिएगा कि दिस इज़ 1s2 2s2 2p1। तो यहाँ पे अगर आप यू वांट टू कैलकुलेट सिग्मा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनका हम 0.35 लेंगे, एंड दिस इज़ उसके n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, n-1 में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनका हम 0.85 लेंगे। इट बिकम्स योर 0.70 एंड इट बिकम्स 1.70 मीन्स 2.40। 2.40 इट मीन्स Z स्टार विल बी इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। Z क्या है, Z इज इक्वल टू 5 माइनस 2.0 मीन्स 2.60। ये आपका हो गया Z। ओके, तो दिस इज योर 1.3, दिस इज 1.95, दिस इज 2.60। इस तरीके से बेटा आपका हमने देखिए यहाँ तक आपको लिथियम का निकालना सिखा दिया, बेरिलियम का निकालना सिखा दिया, बोरोन का निकालना सिखा दिया। आप इसी तरीके से कार्बन का निकाल सकते हैं, नाइट्रोजन का निकाल सकते हैं, ऑक्सीजन का निकाल सकते हैं। आप चाहें तो मैं और भी निकाल देता हूँ। सपोज करिए आप ऑक्सीजन का निकालना चाहते हो, 8 ऑक्सीजन निकालना चाहते हो, तो इसका क्या होगा, 1s2 2s2 2p 6 होगा तो 10 हो जाएगा, इट बिकम्स 2p4, है ना। अब आप इसका सिग्मा निकालना चाहते हो, यू वांट टू कैलकुलेट सिग्मा। सिग्मा निकालने के लिए आप क्या करोगे, देखो तो आउटर मोस्ट शेल की बात अगर हम करें तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं,
6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2,6, तो 1 इलेक्ट्रॉन पे तो हम ऑब्जर्व कर ही रहे हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन का तो हम निकालेंगे नहीं, तो 4 और 3 2 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनके लिए हम 0.35 लेंगे, एंड देयर आर n-1 शेल, n-1 शेल के लिए हम 0.85 लेंगे, दिस इज़ योर 0.585। इस तरीके से आप ये कैलकुलेट कर लोगे, ये विल बी वट एवर द कैलकुलेशन एंड यू विल फाइंड आउट z माइनस सिग्मा। ये आपका z स्टार हो जाएगा या z इफेक्टिव हो जाएगा और ये z माइनस सिग्मा हो जाएगा। सिग्मा का कैलकुलेशन आपने यहाँ से कर लिया। इसी तरीके से आप फ्लोरीन का कैलकुलेशन कर लेंगे, फ्लोरीन का भी ऐसे ही हो जाएगा ना। तो ये आपका n है, आउटर मोस्ट शेल है, ये आपका n-1 है, n-1 का कंट्रीब्यूशन 0.85 होता है और n-2 n-3 जितने भी हों उन सब का कंट्रीब्यूशन 1 होता है। तो n अगर आपका 2s2 2p5 है, यहीं 7 है, 6 आपके यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल के माने जाएंगे क्योंकि 1 को तो हम उस पर तो इफेक्ट देख ही रहे हैं, एंड 2 इंटू 0.85 इस तरीके से आप इसकी वैल्यू भी सिग्मा की निकाल लेंगे, एंड z स्टार या z इफेक्टिव यू विल कैलकुलेट हियर z माइनस सिग्मा। ओके बेटा, एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे स्कैंडियम पर या फिर स्कैंडियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात करिए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द स्क्रीनिंग कांस्टेंट, व्हाट इज द screening constant for last electron of scandium। What is the screening constant of last electron of scandium? ज़रा समझिएगा कि यहाँ पर आप स्कैंडियम मीन्स 21, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। अब आप इसे ऐसे बनाते हो, लेकिन आपको इसमें क्या है, प्रिंसिपल फोर्थ ग्रुप का मेंबर आप चेक कर लोगे, सॉरी फोर्थ पीरियड का, क्योंकि मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है ना। फिर आप देखिए कि यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखिएगा तो यू विल सी दैट कि 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप नंबर आपको मैं पता ही चुका हूँ। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन दी डी ऑर्बिटल, इसलिए डी ब्लॉक का है। देखिए अब मैं वो पुरानी बातें सब एक बार रिवाइज कर देता हूँ। ये डी ब्लॉक का है क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है डी ब्लॉक में। ग्रुप नंबर की बात करें तो आपको याद होगा डी ब्लॉक के लिए पहले हमने ब्लॉक चेक कर लिया, फिर ब्लॉक के हिसाब से देखो ns2 n-1 d1 to 10, ns2 मतलब ns2 यानी 2 यहाँ पर है और d में 1 है, तो ये ग्रुप नंबर 3 हो गया। पीरियड में मैंने कहा था कि आपका जो मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा, और मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ पे कितना आ रहा है 4, तो ये फोर्थ पीरियड का हो गया। तो आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऐसा निकाल सकते हो कि ब्लॉक क्या है, उसका ग्रुप नंबर क्या है, उसका पीरियड क्या है, बीच बीच में प्रैक्टिस भी करते रहा करो। और उसके बाद आप लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात यहाँ पे कर रहे थे डी ब्लॉक की। अब ये कि यहाँ पे क्वेश्चन था स्क्रीनिंग कांस्टेंट पे, चलिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट की बात करते हैं। एन में एन देखिए, एन क्या है, एन मतलब मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एन की वैल्यू 4 है, यानी कि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन तो हम कंसीडर करेंगे नहीं, वो तो उस पर तो ऑब्जर्व कर ही रहे हैं, तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन को ही कंसीडर करेंगे और जो n में होगा उसको 0.35 लेंगे। उसके बाद आप n-1 की बात करें, n-1 का मतलब हुआ 3, n अगर 4 है तो n-1 कितना हुआ 3। तो अगर 3 हुआ तो 3 का मतलब देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 6 8 एंड 1 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं और n-1 का कंट्रीब्यूशन आपका 0.85 होता है। अब n-2 या n-3 जितने भी इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी बात मतलब कैलकुलेट मत करो, बल्कि ये देखो कि जितने भी इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनके अलावा जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर 6 2 8 एंड 10, और उनका कंट्रीब्यूशन हर किसी इनर इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन 1 होगा। सो दिस इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट सिग्मा। सिग्मा की कैलकुलेशन आप किसी के लिए भी निकाल सकते हो। 0.35 आपका आ गया,
ये आपका 9 से मल्टीप्लाई आप कर दो, 9 से मल्टीप्लाई करोगे 9 5 ज़ा 45, 9 8 ज़ा 72, 476 मीन्स 6.75 प्लस 10 हो गया आपका। तो इस तरह से आपका ये हो गया 8 हो गया एंड दिस इज 18, इट बिकम्स 18 बेटा। तो Z स्टार Z इफेक्टिव बिकम्स 21 माइनस 18। ओ माई गॉड, कितना बड़ा चेंज आ जाता है, ज़रा समझिएगा। और ये Z इफेक्टिव आपने एक बार निकालना सीख लिया ना तो आपने बहुत कुछ सीख लिया। आप समझ लीजिए आप पीरियोडिक टेबल के बहुत अच्छे क्वेश्चंस को हर जगह पे आप वर्क कर सकते हो, क्योंकि Z इफेक्टिव का रोल बहुत बड़ा रोल होता है बेटा। Z स्टार जिसे हम कहते हैं, स्कैंडियम का आपने निकाल लिया, ओके। तो इस तरह से आपने आई थिंक Z स्टार अब अच्छे से निकाल लिया। अब मैं आपको एक बात और बताऊं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का एक कॉन्सेप्ट और होता है, वो भी आपको देख के अच्छा लगेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपको देखें अगर ध्यान से, तो एक तरीका मैं आपको और बता रहा हूँ। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जैसे हम कहेंगे Z स्टार, एक सिंपल तरीका है Z अपॉन E करने का बेटा। ये कहीं कहीं पर कई जगह पर आयंस, खास तौर से फॉर आयंस ये बहुत अच्छा वर्क करता है। फॉर आयंस इट ऑल्सो वेरी, आयंस के लिए खास तौर से इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ के लिए ये बहुत अच्छा वर्क करता है। इलेक्ट्रॉनिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़, और इसकी मदद से आप बहुत कुछ सॉल्व या सोच सकते हो। Z अपॉन E, Z क्या है? Z ऑब्वियसली यू नो दैट वेरी वेल कि आपका Z एटॉमिक नंबर है और E नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। लाइक अगर कोई आपसे कहे O-2 है और F-1 है एंड नाइट्रोजन -3 है एंड कैलकुलेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आयंस के लिए खास तौर पे ये बहुत अच्छा होता है, एटम्स के लिए वो बहुत वर्क करता है और आयंस के लिए ये बहुत अच्छा वर्क करता है। और ख़ास तौर से आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ के लिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस के लिए तो बहुत ही कारगर चीज़ है, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आप यहाँ की बात करें, जैसे आप यहाँ के लिए निकालते हो तो वो बहुत ही सिंपल भी है, बहुत इफेक्टिव भी है। अगर आप O2- की बात करें तो O में लाइक Z स्टार, अगर आप यू वांट टू फाइंड आउट Z की वैल्यू कितनी होगी, Z एटॉमिक नंबर हो गया, पर -2 इसमें एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, यानी 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो इट बिकम्स 0.8। फिर आप F की बात करें, F में Z स्टार अगर आपको निकालना है, F का एटॉमिक नंबर 9 पर ओवरऑल नंबर 10, इट बिकम्स 0.9। देखिए ये आपका 7 है और ये आपका 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो इट बिकम्स 0.7। ये आपके 0.7 हो गए, राइट। तो O2- का ये 0.8 हो गया, F- का ये 0.9 हो गया और N3- का ये 0.7 हो गया। सो देयर आर दिस काइंड ऑफ, आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कंपेयर कर सकते हो। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के साथ अगर आप इनकी रेडियाई की बात करोगे ना, कि आयनिक रेडियाई इनकी कैसी है, किसका साइज़ बड़ा है, आयनिक साइज़ किसका ज़्यादा है, किसका बड़ा है। तो ये जो आयनिक साइज़ होता है यहाँ पर, अभी मैं आयनिक साइज़ पे धीरे धीरे आ रहा हूँ, वहाँ पे मैं बताने जा रहा था, बिकॉज ये भी एक तरह का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। दैट्स वाई मैंने इस चीज़ को भी आपको बता दिया, Z इफेक्टिव, इसको भी आप कह सकते हो। तो आयनिक साइज Z इफेक्टिव के जस्ट अपोजिट होगा। जितना ज़्यादा न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पर, बाहरी आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर मजबूती से अपनी पकड़ बना लेगा ना, तो वो उतना ही साइज ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होता चला जाएगा। आप ज़रा देखिएगा यहाँ पर सबसे ज़्यादा, अगर सबसे ज़्यादा Z अपॉन E है तो वो कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा Z अपॉन E अगर कहीं पर है तो वो है F- पर। इट मीन्स F- का साइज सबसे कम होगा। उससे ज़्यादा किस पर है, मतलब सबसे ज़्यादा इस पर है तो उसका सबसे कम होगा, उससे कम किस पर है तो ये O2- होगा, और सबसे कम वाला सबसे बड़ा होगा, मीन्स N3-। अब आयनिक साइज और आयनिक रेडियाई में इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। इस चीज़ के अलावा भी हम बहुत कुछ कह सकते हैं कि और क्या वर्क कर सकता है चीज़ें। लाइक अगर मैं यहाँ पे बात करता, जैसे सोडियम प्लस है आपका, या मैग्नीशियम 2+ है आपका, या एल्युमिनियम 3+ है आपका,
और इसके बारे में हमसे कोई पूछता कि भाई बताइए यहाँ पर किसका क्या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है और उसकी क्या रेडियाई है। अगर मैं इसकी बात करता यहाँ पर Na+, Mg2+, एल्युमिनियम 3+, इसकी मैं अगर बात करता तो यहाँ पर यू कैन से दिस कि Z इफेक्टिव मीन्स Z स्टार यानी मीन्स आपका ये एटॉमिक नंबर 11 और ये नंबर ऑफ दिस इज योर 1.1। ये आपका यहाँ पर Z स्टार की वैल्यू आ गई। देखिए एटॉमिक नंबर 12 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके 10 है, इट बिकम्स 1.2। यहाँ पे Z स्टार आपका ये आ गया और ये आपका एटॉमिक नंबर 13 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके ये हैं 1.3। देखिए ज़रा लगातार Z इफेक्टिव आपका बढ़ता चला जा रहा है। जैसे जैसे Z इफेक्टिव बढ़ता चला जाएगा आयनिक साइज घटता चला जाएगा। अभी मैंने एक बात बोली थी यहाँ पर कि आयनिक साइज घटता चला जाएगा। अगर आप आयनिक साइज की बात करेंगे तो आयनिक साइज घटता चला जाएगा। आयनिक साइज को अगर कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली इसका सबसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम 3+ का सबसे ज़्यादा, इसका सबसे कम होगा, और फिर मैग्नीशियम 2+ आ जाएगा, और फिर उसके बाद सोडियम प्लस आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस हैं आपको अभी करने को मिलेंगे सब एटॉमिक रेडियाई पर, सब चीज़ों पे। हम एक दो प्रॉपर्टी और स्टडी कर लें, उसके बाद आपको ये पूरा के पूरा क्वेश्चन का डिस्कशन आपको मिलेगा, ठीक है। तो यू कैन अंडरस्टैंड इजीली कि हाउ इट इज आयनिक साइजेस आर कंपेयर्ड। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फर्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी एंड दैट इज रेडियाई ऑफ एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, है ना। इन सब के बारे में हम बात कर सकते हैं। इसके बाद हम आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात कर सकते हैं। देन वी कैन डिस्कस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, देन वी कैन डिस्कस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, देन वी कैन डिस्कस ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर, oxidation numbers, and all these things whatever required in inorganic chemistry. Let's discuss first of all atomic radii. Atomic radii ki if I am talking about atomic radii may be of different kind. First of all we can discuss covalent radii, and another thing we can discuss metallic radii, another thing we can discuss van der Waals radii. So first of all we are discussing about single bond covalent radius. Single bond covalent radius. You can understand what I want to say that, like A and A, if covalent radii, ये आपका A है, ये आपका RA है, and this is your RA, और ये आपका RA है. This is the internuclear distance, and this is your DAA, internuclear distance. DA will be is equal to what? DA internuclear distance will be is equal to RA plus RA, means 2RA, means atomic radii will be is equal to half of the internuclear distance of A. ये तो तब हो गई जब एटम्स बिल्कुल सेम तरह के हैं एंड दे आर मेकिंग कोवलेंट रेडियाई, सिंगल बॉन्ड कोवलेंट रेडियाई, एटम बिल्कुल सेम टाइप के हैं, दे आर मेकिंग सेम बॉन्ड्स, सिंगल बॉन्ड के एटम्स हैं. कैसा है, जैसे ये एग्जांपल कैसा होगा, जैसे ये एग्जांपल होगा हाइड्रोजन का, है ना, जैसे एग्जांपल होगा Cl का, ये एग्जांपल होगा Br का, ये एग्जांपल होगा I का, ये इस टाइप के एग्जांपल्स के लिए है. अब ये था आपका होमो, एक तरह से इसे हम कहेंगे होमो एटमिक, ये जो हमने अभी कॉन्सेप्ट सीखा था, होमो एटमिक की बात हमने की थी. होमो एटमिक मीन्स फॉर होमो एटमिक मॉलिक्यूल्स, मीन्स होमो मीन्स सेम एटम्स के बारे में अभी जो हमने डिस्कशन किया वो ये किया था. एक बार फिर से इसको इस तरीके से ले लेंगे, होमो एटम्स के तरीके से.
अब नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट heterodiatomic molecules. Heterodiatomic molecule, what do you mean by the heterodiatomic molecules? Heterodiatomic molecules में different atoms, जैसे A का एटम है तो उसकी ये RA रेडियाई है, और B का एटम है और उसकी ये RB रेडियाई है, and both are making covalent radii. So the internuclear distance is this is your DAB. ये आपकी बेटा ये डिस्टेंस है जो कि आपकी RA प्लस RB के बराबर होगी, RA प्लस RB के बराबर होगी। और अगर मैं यहाँ पर कोवलेंट रेडियाई की बात करूँगा ना, दैट विल बी हाफ ऑफ, इसकी भी अगर हम कोवलेंट रेडियाई की बात करेंगे तो दैट विल बी हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। व्हाट डू मीन बाई इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस? जो भी हो गया उसका हाफ होगा। अब ये कितना निकलेगा, कैसे निकलेगा, यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। सवाल इसका तो है कि अगर कोई A है कोई B है, इफ़ उनके बीच में अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन इफ़ दे आर हैविंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, कोई A एटम है और उस A एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साई है और उसकी रेडियाई RA है, कोई B एटम है और उसकी रेडियाई RB है, तो क्या होगा कि जब वो दोनों एटम ऐसे मिलते हैं ना तो वो थोड़ा सा जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होती है वो थोड़ी सी, क्योंकि वो ऐसे मिलते हैं, ऐसे इस टाइप से मिलते हैं, अब इस टाइप से मिलते हैं ऑब्वियसली, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 से ज़्यादा होता है तो उनकी ओवरलैपिंग ज़्यादा हो जाती है। जब उनकी ओवरलैपिंग ज़्यादा हो जाती है ना तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो एक्चुअली होना चाहिए था उससे कम हो जाता है। ये जो DAB है, ये जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, ये थोड़ी सी कम हो जाती है। अगर इसकी हम बात करें तो ये बिल्कुल देखिए ओवरलैपिंग बिल्कुल साइड एकदम ज़्यादा ओवरलैपिंग नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जहाँ आ गई, ये इसका साई ए हो गया, इसका साई बी हो गया, तो इनको गैप को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को डेल्टा साई। तो फिर ये डिस्टेंस जितनी कम हो जाती है इसकी कैलकुलेशन कैसे निकाली जाएगी? ये तो हमें पता है कि D बराबर RA प्लस RB, या RA है तो 2RA और RA बराबर हाफ। ये इसकी कैलकुलेशन कैसे निकाली जाएगी? इसका यूज़ किया स्लेटर ने और एक नया फॉर्मूला डेवलप किया कि DAB, यानी ये जो कैलकुलेशन है RA प्लस RB माइनस 0.009 इंटू डेल्टा साई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रख दो, आपकी वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे जो आप वैल्यूज़ रख रहे हो ना, ये सारी वैल्यूज़ आपकी सब, ये जितनी भी कैलकुलेशंस आ रही हैं सब के सब तब हैं जब आप एंगस्ट्रॉम में कैलकुलेट कर रहे हो। मान लीजिए कहीं पे ये फार्मूला ऐसे ना मिलकर आपको ऐसे मिल जाए कि DAB इज इक्वल टू RA प्लस RB माइनस 9 इंटू डेल्टा साई, ऐसे मिल जाए, देन यू कैन ईजीली अंडरस्टैंड नाउ द रेडियाईज आर इन पिकोमीटर। अब रेडियाई आपकी यहाँ पे जो रेडियाई हैं वो किस में है? एंगस्ट्रॉम में है, और यहाँ पे जो रेडियाई है, जो वैल्यूज़ हैं, जो डिस्टेंसेस हैं, वो पिकोमीटर में है। तभी हम यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि आप सब जानते हो कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 100 पिकोमीटर। इस तरह से इसकी फॉर्मूले का यूज़ आप कर सकते हो। ये मैं कोवलेंट रेडियाई की बात कर रहा था, आई एम टॉकिंग अबाउट कोवलेंट रेडियाई, कोवलेंट रेडियाई ऑफ द होमोएटम मॉलिक्यूल और हेटेरोएटमिक मॉलिक्यूल। हेटेरोएटमिक मॉलिक्यूल, इफ़ वी आर टेकिंग हेटेरोएटमिक मॉलिक्यूल, तो वहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो सकता है, वहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो सकता है बेटा, देखिएगा। अब इस पर बेस्ड मेरे सामने एक क्वेश्चन भी आ गया। कैसा, कभी कोई क्वेश्चन भी ऐसा आ जाता है, लाइक दिस इज कैलकुलेट द बॉन्ड लेंथ ऑफ CX बॉन्ड इफ CC बॉन्ड लेंथ इज 1 CC बॉन्ड लेंथ। देखिए जरा समझिएगा, मीन्स कार्बन है और X है, बोथ आर कंबाइनिंग, ओके, दिस इज योर कार्बन, दिस इज योर X, ओके। ये डिस्टेंस आपको निकालनी है। कैलकुलेट द बॉन्ड लेंथ ऑफ CX बॉन्ड, तो क्या बॉन्ड लेंथ तो यही होगी ना, बॉन्ड लेंथ ऑफ CX बॉन्ड तो यही हुआ, ये ओवरलैपिंग हो गई आपकी। ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे दिया गया है CC बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ दी गई है, इट मीन दिस इज योर RC विच इज़ 1.54 एंगस्ट्रॉम, और ये दिया गया है XX की, ये दी गई है 1 एंगस्ट्रॉम,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ कार्बन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन दी गई है 2 और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ x दिया गया है 3 एंड फाइंड आउट दी dx। बस ये आपसे पूछा गया। ये अभी जो फॉर्मूला आप देख रहे थे ना, तो रेडियस ऑफ कार्बन RR बॉन्ड प्लस रेडियस ऑफ XX बॉन्ड माइनस 0.09 इंटू डेल्टा साई, ये दिस इज योर 1.54, ये आपका 1.54 है आगे बेटा, एंड दिस इज योर RX की वैल्यू कितनी दी है भाई, RX इज 1 एंगस्ट्रॉम, चलो माइनस 0.09, और ये डेल्टा साई आपका कितना निकलेगा बताओ भैया डेल्टा साई। अरे बहुत इजी है यार, डेल्टा साई तो आराम से निकाल लोगे तुम लोग हैं। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 3 - 2 मीन्स 1, सिंपल। और ये आपका 1 आ गया, तो अगर ये 1 आ गया तो ये हो गया आपका 1.54 और ये आपका 2.54 माइनस 0.09, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर देंगे आपकी वैल्यू आ जाएगी, तो इट विल बी लाइक 2.45 है ना, इट विल बी 2.45 एंगस्ट्रॉम, सिंपल। तो ये आपने इजीली बॉन्ड लेंथ निकाली। अब कहाँ मुश्किल है, देखिए जरा आराम से। फिर हम वैन डर वाल रेडियाई की बात कर सकते हैं, फिर हम मेटेलिक रेडियाई की बात कर सकते हैं। यहीं पर हम वैन डर वाल रेडियाई और मेटेलिक रेडियाई इन सब के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। पहले तो हम प्रॉपरली रेडियाई को समझ चुके हैं, अब एट कोवेलेंट रेडियाई हमने समझ लिया इजीली, फिर हम वैन डर वाल रेडियाई समझेंगे, फिर हम मेटेलिक रेडियाई भी बिल्कुल ऐसे ही होती है। अगर मेटेलिक रेडियस के अंदर अगर आप मेटेलिक रेडियाई को समझना चाहते हैं ना पीरियोडिसिटी से पहले, तो मैं आपको बताऊं, चलिए मेटेलिक रेडियाई के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। कोई मेटल लेटिस होता है ना, जैसे मेटेलिक रेडियाई क्या होगा, अब बता देता हूँ आपको मेटेलिक रेडियाई क्या होगा। कोई मेटल होता है ना जैसे कोई मेटल लेटिस है, ऑब्वियसली मेटल्स जो बनाती हैं तो उनका अपना मेटेलिक बॉन्ड अलग ही होता है, हम उसे कह सकते हैं मेटेलिक लेटिस। अब उस मेटेलिक लेटिस में मान लीजिए ए दोनों आपस में मिल रहे हैं, दो मेटल्स के बीच की जो ये डिस्टेंस है ना, एक्चुअली यही होती है, कुछ और नहीं होता, ए है ये, और ये बस सिंपल इतनी सी बात आप समझो कि ये एक तरह से वैसे ही होती है, लेकिन ये कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनता। मेटल्स जो हैं दे आर नॉट मेकिंग कोवेलेंट बॉन्ड, दे आर मेकिंग मेटेलिक बॉन्ड्स। सो ऑब्वियसली वी कैन से दैट ऑन द बेस ऑफ बॉन्ड वी आर डिफाइनिंग हियर रेडियाई। अब आप इसको भी वैसे ही देख लेना, ये एग्जैक्टली है तो वैसा ही, टर्म और सोचने समझने का तरीका बिल्कुल अलग है। बाकी अगर आप न्यूमेरिकली देखें तो ये वही होता है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ टू मेटेलिक, है ना, ये क्या है, दिस इज योर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ टू मेटेलिक एटम इन मेटेलिक लेटिस। और उसका हाफ कर दो आप, ये आपकी मेटेलिक रेडियाई बन जाएगी, ए मेटल की रेडियाई बन जाएगी, इट विल बी मेटेलिक रेडियाई, अंडरस्टैंड। Though we have discussed about the metallic radii, now come to the covalent radii। हम covalent radii की बात करते हैं। covalent radii एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है कि covalent radii, if we discuss about the covalent radii, what do you mean by the covalent radii, फिर तो मैं इसको कंपेयर करूंगा बाद में। कोवेलेंट रेडियाई की तरह बात हम करते हैं। देखिए जैसे एक मॉलिक्यूल है,
जैसे मान लीजिए कोई दो सेम मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल ये हो गया, ठीक, ये दिस इज वन मॉलिक्यूल एंड दिस इज अनदर मॉलिक्यूल, और ये एक अनदर मॉलिक्यूल हो गया, दिस इज अनदर मॉलिक्यूल, दिस इज वन मॉलिक्यूल, दिस इज अनदर मॉलिक्यूल। तो जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, जो नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि वैन डर वाल्स रेडियाई में कोई बॉन्ड तो है नहीं, वैन डर वाल्स फोर्स इज जस्ट अ इंटरैक्टिव फोर्स, ये केवल इंटरैक्शन करता है बेटा। इनमें इन दोनों मॉलिक्यूल में एक इंटरैक्शन है, इन दोनों मॉलिक्यूल में एक इंटरैक्शन है, ऐसा नहीं है कि ये आपस में कोई बॉन्ड बना रहे हो। तो इन दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की जो ये आपकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड वैन डर वाल्स रेडियाई। ऑब्वियसली ये बहुत दूर दूर होगी, तो ऑब्वियसली वैन डर वाल्स रेडियाई आपकी किसी भी उसके लिए, अगर आप वैन डर वाल्स रेडियाई देखोगे भाई, कोई भी, जैसे सपोज करो आप किसी को भी ले लो, लिथियम को ले लो, बेरिलियम को ले लो, बोरॉन को ले लो, किसी को भी ले लो, तो वो यार दूर दूर अगर आप उनके मॉलिक्यूल्स के बीच की फिर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस देखोगे, तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, तो इसको मैं क्या कहूँगा, वैन डर वाल्स रेडियाई का अगर डेफिनेशन में देना चाहूँ तो वैन डर वाल्स रेडियाई की डेफिनेशन होगी half of internuclear distance of two different molecules. इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की अगर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की बात करें तो ये आपकी वैन डर वाल्स रेडियाई होगी। अब ऑब्वियसली वैन डर वाल्स रेडियाई सबसे बड़ी होगी, तो वैन डर वाल्स रेडियाई अगर आप ध्यान से देखें, एक पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है बहुत अच्छा, कि वैन डर वाल्स रेडियाई मेटेलिक रेडियाई से बड़ी होती है और मेटेलिक रेडियाई कोवलेंट रेडियाई से बड़ी होती है। हम देख ही चुके हैं अभी, वैन डर वाल्स रेडियाई में मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को वैन डर वाल्स रेडियाई कहा जाएगा बेटा। जैसे मान लीजिए इसे आप कहो, इसे डी ए कहो, सो ये डी ए जो होगी ना, वो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी ये, और इसका आधा वैन डर वाल्स रेडियाई होगा, वैन डर वाल्स रेडियाई। यहाँ पे एक कंपैरिजन का एक इन्होंने ग्राफ दिया है, एक पिक्चर दी है कि अगर जैसे मान लीजिए हम दो एटम्स को लेते हैं, तो दो एटम्स में ये कोवलेंट रेडियाई होती, ये वाली, ये दो कोवलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये देखिए, ये कोवलेंट रेडियाई, ये कोवलेंट रेडियाई, इसका आधा है, इसका हाफ कोवलेंट रेडियाई। अगर ये डिस्टेंस आपकी, ये दोनों कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं ऐसे, ये ओवरलैपिंग हो रही है, हैं, और यहाँ की आधी, इसकी हाफ डिस्टेंस कोवलेंट रेडियाई है। बिल्कुल ऐसे ये भी एक कोवलेंट मॉलिक्यूल है, ऐसे एक कोवलेंट मॉलिक्यूल ये भी है। अब ये जो आपस में जिधर से करीब हैं, उधर से इसकी न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस की इस डिस्टेंस के आधे को हम वैन डर वाल्स रेडियाई कहेंगे। ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ टू मॉलिक्यूल्स, इसके हाफ को देखिए, ये इतना आया, इसका हाफ ये हो गया, इसको हमने कहा वैन डर वाल्स रेडियाई। अब देखिए कोवलेंट रेडियाई कहाँ, 99 पिकोमीटर, कहाँ कोवलेंट रेडियाई 99 पिकोमीटर, और कहाँ वैन डर वाल्स रेडियाई 180 पिकोमीटर। तो कोई लिमिट है बड़े होने की, मतलब कितना ज़्यादा बड़ा है, सोचने की बात है। तो आप देखोगे ध्यान से कि यार कितना बड़ा है, कोई लिमिट है इसके बड़े होने की? लिमिट ही नहीं है बड़े होने की। अब ज़रा समझिएगा, अब यहाँ पर कहाँ बात हो रही थी, आप समझ गए ना अच्छे से? आप मुझे लगता है अच्छे से समझ गए होंगे कि वे वैन डर वाल्स रेडियाई क्या होती है, कोवलेंट रेडियाई क्या होती है ना। अब कोवलेंट रेडियाई देखो, दो ऐसे इन्वॉल्व ऐसे हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, ये देखिए, ये कोवलेंट रेडियाई है। अब इन दो कोवलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स के बीच की इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को हमने क्या कहा, डी ए, और उसका आधा कर दो तो उसे कहेंगे वैन डर वाल्स रेडियाई, उसे कहेंगे, क्योंकि वैन डर वाल्स रेडियाई क्या है, किसी बॉन्ड के बनने का नाम नहीं है ना, ये तो एक इंटरैक्शन के होने का नाम है। आई थिंक वैन डर वाल्स कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा।
आपको बताएं कि जो वैन डेर वाल्स रेडियाई, एक और स्टार पॉइंट यहाँ पे आपको मिला कि अगर जो वैन डेर वाल्स, दो स्टार पॉइंट आपके सामने हैं, पहली बात तो वैन डेर वाल्स रेडियाई सबसे बड़ी होती है, वैन डेर वाल्स रेडियाई मेटेलिक रेडियाई से भी बड़ी होती है और मेटेलिक रेडियाई भी कोवेलेंट रेडियाई से बड़ी होती है, मेटेलिक रेडियाई भी कोवेलेंट रेडियाई से बड़ी होती है। दूसरा हमें सबसे अच्छा पॉइंट मिला कि बाकी की रेडियाई में हमने ज़्यादातर देखा था कि जब हम बॉन्ड बनाते थे तो उनकी जो एक्चुअल रेडियाई है बिना बॉन्ड के, अगर जब हम बॉन्ड बनाते थे तो उनकी जो वैल्यू आती थी वो बॉन्ड वाली रेडियाई से थोड़ी सी कम आती थी, फिर वो चाहे मेटेलिक रेडियाई हो, फिर वो चाहे कोवेलेंट रेडियाई हो, एक्चुअल रेडियाई से वो थोड़ी सी कम होती थी। लेकिन वैन डेर वाल्स रेडियाई क्या होती है कि एक्चुअल रेडियाई से भी थोड़ी ज़्यादा होती है, समझ रहे हैं? दिस इज अगेन अ स्टार पॉइंट एंड अगेन अ गुड पॉइंट फॉर द क्वेश्चन फॉर नीट 2023। तो ये हमने बात की, इसको हम थोड़ा सा अब इन रेडियाई के वेरिएशंस की बात करेंगे। तो रेडियाई के वेरिएशंस में देखिए हमारे पास बहुत सारे कर्व हैं जिनसे मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ कि आखिर कहाँ पर किस तरीके से क्या हो रहा होता है। लेकिन उस कर्व को जाने से पहले मैंने आपको एक बात बताई थी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में आपको मैंने बताया था। हमने एक बार डिस्कस पहले करेंगे कि आखिर जो एटॉमिक रेडियाई की पीरियोडिसिटी होती है, एटॉमिक रेडियाई की जो पीरियोडिसिटी होती है इन द ग्रुप इन द पीरियड, वो कैसे होती है। ट्रेंड्स को हम चलिए अभी थोड़ी देर में देखते हैं, पहले थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। एंड दिस इज बेसिकली पीरियोडिसिटी इन एटॉमिक रेडियाई। पीरियोडिसिटी मीन्स किस तरीके से एटॉमिक रेडियाई घटती है, ग्रुप के ऑन टॉप टू बॉटम कैसे घटती बढ़ती है, कैसे लेफ़्ट टू राइट पीरियड में जाने पर घटती बढ़ती है। इस तरह के ऑब्जर्वेशंस को हम पीरियोडिसिटी कहेंगे, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। अब जैसे सवाल होता है कि ये एटॉमिक रेडियाई जिसका हमने जितनी भी वैरायटी थी सब डिस्कस कर ली, ये एटॉमिक रेडियाई बेसिकली डिपेंड किस पे करती है, तो बेसिकली डिपेंड टू फैक्टर्स पे करती है। वन फैक्टर इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एज वी हैव डिस्कस्ड। हर तरह से हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को देख चुके हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका किस तरह से, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक रेडियाई में क्या है। तो आपने पता चला कि एटॉमिक रेडियाई और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो भी आपने निकाला, चाहे फिर वो किसी आयन का हो या किसी मेटल का हो, जेड स्टार जिसकी आपने बात की, वो उसका जस्ट अपोजिट होता है। दूसरी बात, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। ऑब्वियसली अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ेंगे, एन अगर बढ़ेगा, तो एटॉमिक रेडियाई जो होगी वो फिर तो किसी भी सूरत में अगर आप नंबर ऑफ ऑर्बिट को बढ़ा रहे हो, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बढ़ा रहे हो, तो फिर तो ऑब्वियसली बढ़ना ही बढ़ना है भाई। अगर शैली बढ़ जाएगी तो रेडियाई तो बढ़ेगी बढ़ेगी। और क्या पॉइंट हो सकता था, लेट डिस्कस। शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। शील्डिंग कांस्टेंट हमने देखा। अगर मैं देखूं कि सबसे ज़्यादा पेनेट्रेटिंग पावर किसकी होती है, तो वो एक लिमिट आती है, शील्डिंग पावर किसकी होती है, तो वो SPDF की वैल्यू आती है कि S की सबसे ज़्यादा होती है, फिर P की होती है, फिर D की होती है, फिर F की होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि S इज़ वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस। अगर कहीं पे S का इलेक्ट्रॉन है तो वो और तेज़ी से न्यूक्लियस उसे अपनी तरफ खींचेगा, और जब और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचेगा तो फिर उसकी साइज़ और कम हो जाएगी। जितना अगर P में है तो S के कंपैरिजन में कम होगा, D में है तो P के कंपैरिजन में कम होगा, F में है तो F D के कंपैरिजन में कम होगा। इस तरह से जो न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन पर जो उसमें मौजूद है उस पर जो फोर्स लगाएगा अपनी ओर खींचने के लिए, हम सब जानते हैं न्यूक्लियस इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज, तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो वहाँ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, वी हैव टू डिस्कस दिस थिंग। तो बेटा ये बेसिकली हमें यहाँ पे देखना है, SPDF इस तरीके से होता है। एज ऑर्बिटल एक्सपीरियंस ग्रेटर पेनिट्रेशन टूवर्ड्स द न्यूक्लियस, they provide greater shielding to the electrons of PDF orbitals। तो S इलेक्ट्रॉन इसमें होगा तो उतना ही अच्छा होगा। पेनिट्रेटिंग पावर, मैं यहाँ पे पेनिट्रेटिंग पावर के बारे में भी बात कर रहा हूँ। अगर पेनिट्रेटिंग पावर का भी यही आपका कॉन्सेप्ट या यही आपका ट्रेंड होता है, ठीक। चलिए जैसे जैसे ये क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे आपको और चीज़ें मिलती चली जाएंगी। इन पीरियड की अगर मैं बात करूँ कि पीरियड में किस तरीके से घटता बढ़ता है, तो पीरियड में शायद आप इजीली समझ लोगे इस बात को कि पीरियड में नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, ऑब्वियसली पीरियड होता है कोई भी,
अब जैसे आप बात कर रहे हो लिथियम है, मान लीजिए कोई पीरियड आपने ले लिया, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है ना, नियॉन है, नियॉन है। चलिए नियॉन के लिए मैं अभी खास बात आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पर हम ज़रा समझिएगा, लिथियम में क्या हो रहा है। लिथियम में भाई, लिथियम में एक ये शेल देखिए सब में उतनी है, शेल इसमें भी 2 ही है और 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। शेल इसमें भी 2 ही है बेटा, अलग से बना लेता हूँ मैं। बोरॉन में देखिए 2 ही शेल्स हैं, फिर आपके 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। कार्बन में देखिए 2 ही शेल्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और फिर ये आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। मीन्स क्या हो रहा है, तो नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूं, नाइट्रोजन में भी भैया 2 ही शेल हैं। सेम शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जा रहे हैं। जब सेम शेल्स के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता चला जाएगा या बढ़ता चला जाएगा? यस, टेल मी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाएगा, है ना। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर, अभी आप कैलकुलेट भी कर चुके हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता चला जाएगा। आप ऑक्सीजन की बात करो, 2 और फिर 6। अभी आपने थोड़ी देर पहले कैलकुलेशन भी सबकी मैंने करके दिखाई थी आपको कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग। और अगर वो कैलकुलेशन आप नहीं करना चाहते हो, आप बस इतना सा समझना चाहते हो कि यार ये न्यूक्लियस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फोर्स ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। और देखिएगा ऑक्सीजन पे आए, फिर आप ऑक्सीजन में आपके 2 ही हैं और उसके बाद ये हैं 4, 5, 6। ऑक्सीजन तो आप अभी बना चुके थे आई थिंक, ये था ऑक्सीजन आपका। हाँ, फ्लोरीन की आप बात करिए। अब फ्लोरीन की बात करें तो ये 7 हो गया। देखिए न्यूक्लियस वही है और वो अभी 3 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा था, फिर 4 को कर रहा था, फिर 5 को कर रहा था, फिर 6 को कर रहा था, फिर 7 को कर रहा था। तो हम सब जानते हैं 1/4πε0। इस कॉन्सेप्ट से भी चाहो तो इससे भी समझ सकते हो, r²। अब क्या होगा कि चार्ज बढ़ता चला जा रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जा रहे हैं तो चार्ज बढ़ता चला जा रहा है, तो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ता चला जा रहा है। इसका मतलब रेडियाई कम होती चली जाएगी। अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ता चला जा रहा है तो रेडियाई कम होती चली जाएगी। या दूसरे नज़रिए से आप शील्डिंग कांस्टेंट के कैलकुलेशन से आपने पूरा कैलकुलेट भी कर लिया था और आपने देखा था वहाँ पे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहा था। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर आपका कॉन्टिन्यूसली लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेगा, ये लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेगा, ये लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेगा, तो ऑब्वियसली आपकी जो रेडियाई होंगी वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के जस्ट अपोजिट होगा बेटा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के जस्ट अपोजिट हो गया। ओके, अब इन अ ग्रुप तो कहने की कोई बात ही नहीं है। इन अ ग्रुप तो मतलब आप जानते ही हो अच्छे से कि यार ऊपर से अगर टॉप टू बॉटम पे आप जाओगे ग्रुप के अंदर तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ शेल बढ़ती चली जा रही है। इफ़ अगर यहाँ पर n=1 फर्स्ट पीरियड में एक ही शेल है, सेकेंड पीरियड में 2 शेल्स हैं, थर्ड ये शेल है, फोर्थ नंबर ऑफ शेल, n की वैल्यू बढ़ती जा रही है। मैंने पहले भी कहा कि n की वैल्यू अगर बढ़ती जा रही है तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। एटॉमिक रेडियाई अगर ग्रुप भी बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ शेल ही बढ़ती जाएगी, तो फिर क्या सोचने की बात है, वो तो वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एक्सेप्शंस हैं वहाँ पर भी। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है आगे चल के, वो उसका पूरा डिटेल आपको डिस्कस करेंगे आखिर क्या होता है ये लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना होगा कि अगर हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ा साइज अगर किसी का आ रहा है तो वो सीजियम है ना। और हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूँ तो हाइड्रोजन से सबसे स्मॉलेस्ट है। यानी हम दो बातें कि साइज़ की बात करें तो हाइड्रोजन सबसे स्मॉलेस्ट हो गया और सीजियम सबसे बिगेस्ट एटम हो गया। सीजियम सबसे बिगेस्ट एटम हो गया, हाइड्रोजन सबसे स्मॉलेस्ट हो गया। ठीक है बेटा, इजी कैलकुलेशंस हैं सब, बहुत ही आराम से आप इसको देख सकते हो कैसे चीज़ें बढ़ रही हैं, कैसे चीज़ें घट रही हैं।
लेकिन यहाँ पे एक बात मैं और ज़रूर बताना चाहूँगा, जब हम पीरियड में जा रहे थे तो पीरियड में जाने पर हमने जो ये देखा था कि लिथियम का साइज सबसे बड़ा था, उसके बाद फिर बेरिलियम आ गया, फिर बोरॉन आ गया, फिर कार्बन आ गया, फिर नाइट्रोजन आ गया, फिर ऑक्सीजन आ गया, फिर फ्लोरीन आ गया, है ना। फिर आप सोचोगे कि नियॉन आएगा, तो नियॉन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि नियॉन एक इनर्ट गैस है और इनर्ट गैस में एक वेन डर वाल रेडियाई क्रिएट हो जाती है बेटा। वेन डर वाल रेडियाई क्रिएट, इसकी रेडियाई एकदम से बढ़ जाती है। होता क्या है कि नियॉन में जब 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, लाइक इसी के साइज में मैं कह सकता हूँ कि अगर आप नियॉन की बात करें, ये 2 हैं और ये 8 आ गए। अब 8 हो गया ना, तो इसको फिर न्यूक्लियस को इतना चार्ज संभालना मुश्किल पड़ जाता है कि आउटर मोस्ट शेल के जब 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं तो इतने इलेक्ट्रॉन्स को संभालना न्यूक्लियस के लिए मुश्किल हो जाता है। तो न्यूक्लियस जब इतने इलेक्ट्रॉन्स को संभाल नहीं पाता तो एक्सपैंड कर जाता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपैंड कर जाता है। हम उसको वेन डर वाल रेडियाई के टर्म में भी सोच सकते हैं, लेकिन एक्चुअली ये एक्सपैंड कर जाता है एक्सेप्शनली। इस वजह से इसकी रेडियाई, फिर किसी भी इनर्ट गैस की इसकी रेडियाई आपकी इसके ग्रुप की सबसे ज़्यादा हो जाती है बेटा। अगर मैं यहाँ की बात करूँ कोवलेंट रेडियाई की, तो नियॉन की कोवलेंट रेडियाई सबसे ज़्यादा होगी पूरे ग्रुप में, क्योंकि अचानक से उसका एक्सपेंशन हो जाता है। नियॉन की कोवलेंट रेडियाई फिर सबसे ज़्यादा होगी। ओके, चलिए बेटा, इसमें ग्रुप की भी बात हो गई, साइज की भी बात हो गई। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज ऑफ, देखिए मैं आपको बताऊं, सबसे छोटा यहाँ पे बोरॉन होगा, फिर आपका बेरिलियम होगा, फिर आपका लिथियम होगा, लिथियम बेरिलियम बोरॉन, और सबसे ज़्यादा साइज इसका नियॉन का होगा। अभी हमने डिस्कस किया था, ये जो आपने यहाँ पे क्वेश्चन का एग्जांपल दिया है इसमें मैंने आपको बताया इंक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक साइज। देखिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ, एंटीमनी बिस्मथ, और कार्बन, सिलिकॉन, काशी गए शंकर पार्वती, काशी गए शंकर पार्वती, ये वाला आ गया। और फिर ये देखिए ये आ गया नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बेका, है ना। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये पूछ रहे हैं कि किसका साइज सबसे बड़ा होगा। अब आप समझिएगा किसका साइज सबसे बड़ा होगा। ऑब्वियसली इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द साइज, मतलब सबसे छोटा कौन होगा, उससे बड़ा कौन होगा। आर्सेनिक, बिस्मथ, एसन, पीबी, एसबी। देखिए एसबी यहाँ आ रहा है, बिस्मथ यहाँ आ रहा है, बिस्मथ की सबसे ज़्यादा शेल्स आ रही हैं, ठीक, लेकिन पीबी भी आ रहा है, तो पीबी पहले आ रहा है, इसके बाद ये आ रहा है, तो पीबी सबसे बड़ा होगा। तो आप कह सकते हो कि पीबी सबसे बड़ा होगा, उसके बाद बिस्मथ होगा क्योंकि इसके बाद ही आया है, फिर एसन होगा, फिर आपका एसबी होगा, एसन होगा, फिर एसबी होगा, फिर ऑब्वियसली आपका आर्सेनिक यहाँ पर सबसे बाद में होगा। इस तरीके से आप अगर इसको ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना चाहते तो ऐसे लिख देते, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख दो कि आर्सेनिक से बड़ा ये होगा, इससे बड़ा ये होगा, इससे बड़ा ये होगा, इससे बड़ा ये होगा, पीबी होगा। यहाँ पर भी कुछ स्पेशल बातें हैं, आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल जितनी इन्फॉर्मेशन हमने दी है आपको उसके हिसाब से यही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द लॉन्गेस्ट बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड लॉन्गेस्ट बॉन्ड होगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द लॉन्गेस्ट बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड सबसे बड़ा होगा। देखिए किसी भी बॉन्ड में जितना ज़्यादा, अगर मैं आपको बताऊं कि बॉन्ड लेंथ जो होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। दो एटम्स के बीच में जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी।
अब यहाँ पे देख लीजिए आप, ये जो है SH है, OH है, NH है। अब मुझे बताइए सबसे ज़्यादा बॉन्ड, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके बीच में कम होगी? तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो फास्फोरस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की अगर मैं बात करता तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, उल्टा कर दीजिए आप, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ये होगा, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ये होगा, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप देख लेंगे तो उसका उल्टा कर देंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उसके बाद NH होगा, और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बेटा ऑक्सीजन और OH का होगा, यानी सबसे छोटा बॉन्ड OH का होगा। अब हम अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें, बॉन्ड लेंथ की बात करें, D की बात करें, तो D फिर उल्टा हो जाएगा, यानी D सबसे छोटा OH का होगा, उससे बड़ा D NH का होगा, उससे बड़ा D SH का होगा, और उससे बड़ा D NH का, PH का होगा। तो सबसे बड़ा बॉन्ड आपका PH का हो गया। चलिए अब हम कुछ और डिस्कशन करेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद। ओके।